नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव। मैं आपका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवा में तैरती हुई कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई कहानी आखिरी खत सुनाने जा रही हूँ। वो पापा का आखिरी खत था जिसमें उन्होंने अपने अकेलेपन की बात लिखी थी। वो खत हर बार अलमारी संभालते हुए कियारा के हाथ लगता। हमेशा की तरह वो उसे पढ़कर दोबारा संभाल के रख देती। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आज फिर वही आखिरी खत कियारा के हाथ में था। हाथ में पकड़ा खत हवा के झोंके से जोर जोर से हिल रहा था। खत की हर लाइन इतने सालों में उसे रट सी गई थी। बेटा कियारा, खुश रहो। खत कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं पा रहा, पर जीवन के इस पड़ाव में तुम्हारी माँ बहुत याद आती है। तुम्हारी माँ जिसने अपना पूरा जीवन मुझे दे दिया, पर मैं क्या दे पाया उसे। जब वो शादी करके हमारे घर आई थी तब वो सिर्फ 17 साल की थी और मैं 24 साल का सुंदर जवान। अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था मुझे। साधारण से नैन नक्श वाली प्रभा को अपने आगे कुछ समझा ही नहीं। शायद वो वक्त ऐसा ही था कि पत्नी सिर्फ काम करने के लिए ही लाई जाती थी, उसकी भावनाओं को समझने के लिए नहीं। मुझे याद है, मैं उसे अपने बराबर का कभी समझ ही नहीं पाया। वो पढ़ना चाहती थी, अपना हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना चाहती थी, पर मैंने कभी रुचि नहीं दिखाई। मैंने सोचा पढ़कर क्या कर लेगी। वो कभी कभी डरते डरते मेरे पास अंग्रेजी सीखने आती तो मैं बहाना बनाकर कहता मेरा सिर दर्द है। वो बेचारी चुपचाप अपनी कॉपी अलग रखकर मेरा सिर दबाने लगती, मेरी मंशा से बेखबर। कभी कुछ नहीं कहा उसने। मेरी हर बात को ऐसे माना जैसे मैं उसका खुदा हूँ। मैं कैसा खुदा था जो कभी भी उसे समझ नहीं पाया। चीखना चिल्लाना जैसे मेरा धर्म था, चुपचाप उसे सहना उसका धर्म। कियारा, तू भी सोच रही होगी कि आज इतने साल बाद मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे? बेटा, बिल्कुल अकेला हूँ। ये दीवारें, ये कमरे मुझे कचौटते हैं। हर जगह पर जैसे उसके निशान अभी भी मौजूद हैं। तू तो ससुराल चली गई। नहीं बेटा, ये मत समझना कि मैं तुझे दोष दे रहा हूँ। तेरी शादी तो करनी ही थी। तूने कहा भी था कि पापा मेरी शादी मत करो, आप अकेले रह जाओगे। मुझे पता है, तूने व राधा ने हमेशा अपनी माँ को समझा, उसका साथ दिया। तू छोटी थी, अपनी माँ के करीब। आज याद करता हूँ तो तेरा वो चेहरा याद आ जाता है जब तेरे हाथ से टूटा हुआ नया टी शर्ट जमीन पर पड़ा था और प्रभा ने उसका दोष अपने सिर पर ले लिया था। उस समय तो तेरी आंखों से बहते आंसू सहमे चेहरे को अनदेखा करके खूब चीखा चिल्लाया। प्रभा को भी बहुत सी गालियां दी। अपने कमरे में कितनी देर तक बड़बड़ाता रहा, वहीं बैठकर चिल्लाता रहा और तू और प्रभा उन टूटे टुकड़ों को बिटोर रही थी। मैं ये बताने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था कि तुम लोग मेरी कमाई पर ऐश कर रहे हो। क्यारा, तुम तीनों मुझसे दूर हो रहे हो, मैंने समझा ही नहीं। मेरा गुस्सा एक नशे की तरह मुझ पर हावी हो जाता था। मैं सर्वगुण हूँ, कोई गलती कर ही नहीं सकता, या कोई मुझे क्यों का गलती बताएगा। ये दम, ये अहंकार मेरे अंदर बचपन से ही आ गया था। अब बिल्कुल अकेला हूँ। कोई नहीं है जो मुझे सुने, जो आकर ये कहे भूख लगी है, कुछ बना दूं। तब मैं तुम सब पर चीखता था, तुम सब सुनते थे। आज अपने आप पर चीखना चाहता हूँ, पर आवाज गले में अटक जाती है। क्यारा, तेरी माँ कभी तो मेरे लिए कुछ कहती होगी, अपना मन हल्का करती होगी कि मैं कैसा आदमी हूँ। जब तुम छोटे थे ना, तब मेरी नौकरी छूट गई थी, घर में पैसे भी कम थे। तब प्रभा ने अपनी माँ के बर्तन जो दहेज में आए थे मुझे दिए और कहा इन्हें बेच दो, कम से कम बच्चे खाना तो खाएंगे। पता है क्यारा, तेरी माँ ने मेरा साथ हर मोड़ पर दिया। शायद वो मुझसे पहले इसीलिए चली गई कि मैंने कभी उसको ये एहसास ही नहीं दिलाया कि वो मेरे लिए कितनी अजीज है।
प्रभा के जाने के बाद तूने बहुत कोशिश की मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखने की। याद है जब तेरी पहली नौकरी लगी थी तब वो और मैं बहुत खुश हुए थे। वो खुश रहना चाहती थी, हंसना खिलखिलाना चाहती थी। हम तीनों का कितना ध्यान रखती थी। हमेशा मेरे खाने के बाद खुद खाती। तुझे भी यही सिखाया। मैंने हमेशा पहले खाया। पर आज क्या पहले क्या बाद में, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, सब एक बराबर। क्यारा, तू और राधा दूसरे शहर में हो, मैं अकेला इस शहर में। तुम दोनों की शादी के बाद, प्रभा के गुजर जाने के बाद सोचा अब फ्री हो गया, जिम्मेदारियां खत्म, अब मेरी जिंदगी मेरी है। मन ही मन कितना खुश था। पर बेटा इस अकेलेपन की तो सोचा ही नहीं था। अकेलापन एक दिवस स्वप्न की तरह था जिसमें अपनी जिंदगी अपनी तरह। आज ये अकेलापन खाने को दौड़ता है। हर कमरे में सिर्फ अपनी परछाई दिखती है, अपने ही कपड़े दिखते हैं। हर शीशे में मेरा ही अक्स दिखता है। कुर्सी की धसी हुई गद्दी सिर्फ मेरे कुछ देर बैठने की निशानी बताती है। इतना अकेला हूँ कि कभी कभी लगता है कि गूंगा तो नहीं हो रहा। कितना अजीब होना। तुम दोनों भी सोचती होंगी कि पापा से कभी दुलार नहीं मिला। मुझे 4 साल पहले का वाक्य याद आ रहा है जब तुम दोनों बहनें बच्चों के साथ रहने आई थी, इस एहसास के साथ पापा को अच्छा लगेगा। पर मैं तब भी गुस्सा हो गया। बात सिर्फ छोटी सी थी, दाल में नमक नहीं था। मैं ये भूल गया कि तुम थोड़े दिन के लिए आई हो और यहाँ माँ के बगैर रह रही हो। नमक तो डाला जा सकता था। तुम पर क्या बीती होगी नहीं सोचा, नहीं समझा। तब तुम दोनों ने जल्दी जाने का फैसला कर लिया। मैं कैसा बाप था जो तुम दोनों के जाने पर खुश था। अब जब तुम दोनों ने आना कम कर दिया तो महसूस होता है कि मैं कितना अकेला हूँ। क्यारा, मैं अपने आप को वहीं खड़ा करता हूँ जहाँ तुम, राधा, प्रभा खड़ी होती थी। वहीं से अपने गुस्से को देखता हूँ, अपने चीखने की आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ तो डर जाता हूँ। तुम कहो कि पापा आपको तो पता ही नहीं, आपके गुस्से ने घर का माहौल कितना खराब कर रखा था। बेटा मैंने सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। आज जब उम्र की इस दहलीज पर खड़ा हूँ, आज जब पुकारने पर अपनी ही आवाज़ गूंजती हुई पाता हूँ तो लगता है कि कितना अकेला हूँ। तुम और राधा अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो, जो मैं चाहता भी था, पर अपनी गृहस्थी को कैसे सीखना है नहीं जान पाया। तभी तो इस अकेलेपन का दर्द सह रहा हूँ। तुम्हारा पापा। यूं ही कहानियों का सफर चलता रहेगा। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। धन्यवाद।